हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और ये नोटिस दिया गया है नई वैकेंसीज का CISF की तरफ से। और एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं। और ये जो नोटिस दे रखा है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल और फायरमैन मेल 2024 इन CISF के अंदर कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसीज के लिए ये नोटिस जारी किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो सबमिशन की डेट है वो 31 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 30 सितंबर। 31 अगस्त से लेकर आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो CISF में कांस्टेबल और फायरमैन की पोस्ट के लिए। और डिटेल में इसमें लिख रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर इन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन द पे लेवल 3, यानी कि 21,700 बेसिक सैलरी से, प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिशेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। On their appointment, they shall be governed under CISF Act and rules as well as Central Civil Service rules applicable to other members of the force from time to time. This shall be entitled to the pensionary benefit, और वो है NPS के अंदर इनको काउंट किया जाएगा। मेन इसमें ये बोल रखा है कि कांस्टेबल और फायरमैन की जो वैकेंसीज है CISF के अंदर पे लेवल 3 में इनको दिया जाएगा। ठीक है, NPS के अंदर ये काउंट किए जाएंगे। इसमें लिख रखा है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। इसमें होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन OMR CBT मोड में, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू मेडिकल एग्जाम RME विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। यानी कि ये सारे स्टेप्स इसमें होंगे। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PMT PST वगैरह, फिर रिटन एग्जाम, फिर मेडिकल, फिर री मेडिकल, सारे डॉक्यूमेंट इसमें, सारे प्रोसीजर इसमें वन बाय वन करके बता रखा है। ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा वो या तो OMR पे होगा या फिर कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो CBT मोड में या फिर OMR बेस ये एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा जो रिटन एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद इसमें लिख रखा है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन PET PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with written examination will be shortlisted state or area wise and category wise on the basis of their performance in the written exam for appearing in the detailed medical examination. The number of candidates shortlisted for detailed medical exam will be about 2 times the number of vacancies notified. यानी जो कैंडिडेट्स मेडिकल के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो जितनी वैकेंसीज हैं उनके 2 गुना बच्चे, 2 टाइम्स बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। मेडिकल एकदम लास्ट में होता है DME, उसके बाद री मेडिकल होता है RME। तो DME के टाइम 2 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, जो वैकेंसीज हैं उसके 2 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और इसके बाद है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET PST DV रिटन एग्जाम एंड मेडिकल एग्जाम, स्टेट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट और UT बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम एंड अलॉटेड वैकेंसी टू ईच स्टेट। यानी कि हर स्टेट और UT के हिसाब से अलग अलग मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। स्टूडेंट जो प्रेफरेंस भरते हैं उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। और ये सारा कुछ होगा जो OMR में, जो आपका स्कोर कार्ड जो आता है, जो CBT मोड जो एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होगा उसके स्कोर कार्ड के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि PET PST वगैरह सारे कुछ क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आगे बता रखी है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वैकेंसीज दे रखी है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। पे स्केल की बात करते हैं, पे लेवल 3 में है, यानी कि 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी।
अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज सारी डिटेल इस वैकेंसीज बता रखी है। जैसे सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में, और ये एरिया है पूरा एरिया एंटायर स्टेट के अंदर, और यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है, अंडमान निकोबार में कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर दो पार्ट बना रखे, एंटायर स्टेट में और नक्सल या मिलिट्री एरिया में। एंटायर स्टेट के अंदर टोटल 27 वैकेंसीज हैं। 11 यूआर कैटेगरी की, 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 4 एससी एंड एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए 7 हैं। वही आंध्र प्रदेश में नक्सल और मिलिट्री एरिया में 5 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 2 हैं, एक ईडब्ल्यूएस, एक एससी कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एंटायर स्टेट के अंदर टोटल 15 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 10 एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे है असम। असम में एंटायर स्टेट में टोटल 164 वैकेंसीज हैं, और इसमें जनरल के लिए 71 है, 71 ईडब्ल्यूएस के लिए 17 हैं, एससी के लिए 11, 20 एसटी के लिए और 45 ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे बिहार। बिहार एंटायर स्टेट में टोटल 56 वैकेंसी, 56, जनरल के लिए 26 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एससी के लिए 9 और 15 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, चंडीगढ़ जो यूटी है वहाँ पर 0 वैकेंसीज दिखा रखी है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो पार्ट है, एंटायर स्टेट और नक्सली और मिलिट्री एरिया में। तो एंटायर स्टेट की बात करें तो 14 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, 4 एसटी के लिए 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए। और नक्सल और मिलिट्री एरिया में 41 वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ के अंदर, और यहाँ पर जनरल के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 13 और 2 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं नंबर 9 पर दिल्ली। दिल्ली एंटायर स्टेट में, और यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज। गोवा एंटायर स्टेट में 1 वैकेंसी, और वो जनरल के लिए दे रखी है। उसका नंबर 11 पर है गुजरात। गुजरात एंटायर स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 32। गुजरात में टोटल 32 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 9 वैकेंसीज दे रखी है। उसका नेक्स्ट है नंबर 12 पे हरियाणा। नंबर 12 पे इसमें दे रखा है हरियाणा, और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में टोटल वैकेंसीज है 14। 14 में से जनरल के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 3, एसटी की 0 और ओबीसी की 4 वैकेंसीज। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एंटायर स्टेट टोटल 4 वैकेंसीज हैं, और 4 में से बात करें जनरल के लिए 2 हैं और एक एससी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज है 65, जनरल के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 18 वैकेंसीज हैं। उसका नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के अंदर दो पार्ट है, एंटायर स्टेट और मिलिट्री एरिया। एंटायर स्टेट में 18 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 5 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज। वहीं नक्सल और मिलिट्री एरिया की बात करें तो टोटल 29 वैकेंसी है झारखंड के अंदर। 29 में से जनरल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज दे रखी हैं। नंबर 16 पे है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका में एंटायर स्टेट में है, और यहाँ पर टोटल 33 वैकेंसीज है कर्नाटका के अंदर। 33 में से जनरल के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसीज दे रखी है। उसका नंबर 17 पे है केरला। केरला में एंटायर स्टेट और नक्सल मिलिट्री एरिया 2 पार्ट्स हैं। एंटायर स्टेट में टोटल 18 वैकेंसीज है केरला के अंदर। इसमें से जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। वहीं नक्सल एरिया की बात करते हैं, केरला के अंदर टोटल 19 वैकेंसीज हैं। 19 में से 8 है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 5 एससी कैटेगरी एंड 4 ओबीसी कैटेगरी। उसका नंबर 18 पर है लद्दाख। लद्दाख के अंदर एंटायर स्टेट 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट लक्षद्वीप एंटायर स्टेट 0 वैकेंसी। और उसके बाद है नंबर 20। नंबर 20 फॉर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एंटायर स्टेट 39 वैकेंसीज, और 39 में से 16 जनरल के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए और 6 ओबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर नक्सल और मिलिट्री एरिया की बात करें टोटल 17 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,
और SC/ST के लिए 3 और OBC के लिए 2 वैकेंसीज। नंबर 21 पे है महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में 2 पार्ट्स, एंटायर स्टेट और नक्सली मिलिट्री एरिया। एंटायर स्टेट की बात करें महाराष्ट्र के अंदर टोटल 61 वैकेंसीज हैं और इसमें जनरल के लिए 27 है, EWS के लिए 6, SC के लिए 6, ST के लिए 6 और OBC के लिए 16 है। वही नक्सली और मिलिट्री एरिया में टोटल 11 वैकेंसीज है महाराष्ट्र के अंदर। जनरल के लिए 5 हैं, बाकी सभी कैटेगरी के लिए EWS, SC और ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र के अंदर। उसका 22 पे है मणिपुर। मणिपुर एंटायर स्टेट में टोटल 16 वैकेंसीज हैं। 16 में से जनरल के लिए 7 है, 1 फॉर EWS, 6 फॉर ST एंड 2 फॉर OBC कैटेगरी। 23 पे है मेघालय। मेघालय एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज है 22। जनरल के लिए 7, EWS के लिए 1, 12 फॉर ST एंड 2 फॉर OBC कैटेगरी। 24 पर है मिजोरम। मिजोरम एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज 8। इसमें से 2 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर EWS एंड 5 फॉर ST कैटेगरी। लास्ट है नागालैंड। नागालैंड एंटायर स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 15, 5 फॉर जनरल, 1 फॉर EWS एंड 9 फॉर ST कैटेगरी। ये है टोटल अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज। और नागालैंड के बाद बचता है अभी उड़ीसा। नंबर 26 पे है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है 2 पार्ट्स में, एंटायर स्टेट में और नक्सल और मिलिट्री एरिया में। एंटायर स्टेट की बात करते हैं उड़ीसा में, एंटायर स्टेट में 23 वैकेंसीज। जनरल के लिए 9 है, EWS के लिए 3, SC के लिए 3, ST के लिए 5 और OBC के लिए 3। वही नक्सल एरिया की बात करें टोटल 41 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 14 और EWS के लिए 4, SC के लिए 11, ST के लिए 8 और OBC के लिए 4 वैकेंसीज। ये है ओडिशा के। 27 पर पुडुचेरी। पुडुचेरी में एंटायर स्टेट में 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर UR कैटेगरी। 28 पर है पंजाब। पंजाब में एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज है 15 और जनरल के लिए 6, EWS के लिए 2, SC के लिए 4 और OBC के लिए 3 वैकेंसीज। 29 पे है राजस्थान। राजस्थान पे है एंटायर स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 37। जनरल के लिए 15 है, EWS के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 5 और OBC के लिए 7 वैकेंसीज। सिक्किम में 0 वैकेंसीज। नेक्स्ट 31 पे तमिलनाडु। एंटायर स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 39। जनरल के लिए 17, EWS के लिए 4, SC के लिए 7 और OBC के लिए 11 वैकेंसीज तमिलनाडु में। उसके बाद है 32 पे है तेलंगाना। तेलंगाना में है एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया। एंटायर स्टेट की बात करते हैं तेलंगाना में टोटल वैकेंसीज है 19। जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2 और SC के लिए 3, ST के लिए 1 और OBC के लिए 5। वहीं नक्सल और मिलिट्री एरिया की बात करें टोटल 7 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 2, EWS के लिए 1, SC के लिए 2 और OBC के लिए 2 वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद है 33 पर जो है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एंटायर स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 26। त्रिपुरा में 26 की बात करते हैं तो इसमें जनरल के लिए 8 है और EWS के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 13। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज है 106, 106 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश के अंदर। 108 है, 108 वैकेंसीज हैं। 108 उत्तर प्रदेश। जनरल के लिए 44 हैं और EWS के लिए 11 है, 23 फॉर SC कैटेगरी, 1 फॉर ST एंड 29 फॉर OBC कैटेगरी। 35 नंबर पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड एंटायर स्टेट टोटल वैकेंसीज है 5 और 5 में से 3 जनरल के लिए, 1 SC कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। लास्ट है 36 पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एंटायर स्टेट एंड मिलिट्री एरिया। एंटायर स्टेट की बात करते हैं और इसमें टोटल 49 वैकेंसीज है वेस्ट बंगाल में एंटायर स्टेट में। इसमें से जनरल के लिए 20 है, 5 EWS के लिए, 11 SC, 2 ST एंड 11 OBC। वहीं नक्सल एरिया की बात करें टोटल 6 वैकेंसीज है, 2 फॉर जनरल, 1 फॉर EWS, 2 फॉर SC कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। तो ये है स्टेट वाइज और एरिया वाइज वैकेंसीज। टोटल अलग अलग स्टेट और यूटी की टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है स्टेट और यूटी की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो है 1130, 1130 वैकेंसीज है। 1130 टोटल पोस्ट है ये कांस्टेबल और फायरमैन की पोस्ट के लिए CISF के अंदर। सिविल स्टेट और यूटीज के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये किया गया है। ठीक है, सभी स्टेट और यूटी इसके अंदर शामिल किए गए हैं अलग अलग करके। टोटल वैकेंसीज है 1130। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से।
बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद 12th क्लास पास आउट होना चाहिए और 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए। 12th क्लास साइंस से पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो 30 सितंबर है, तब तक आपके पास क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं हम। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 के हिसाब से। यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये दो जो डेट दे रखी है, दो इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, और पर्सन भी ये जो डिपेंडेंट है, जो गुजरात विक्टिम्स है, इनको भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिखा रखा है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है और ये एक्स सर्विसमैन की गाइडलाइंस लिख रखी है। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट के बारे में लिख रखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय द सेम स्टेट और यूटी। यानी जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो आप जिस स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो वहाँ से ही इश्यू होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट वाला अलाउड नहीं रहेगा। ये इसके अंदर ध्यान रखनी है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 के बाद के डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अप्लाई करने का फॉर्मेट दिखा रखा है। बाद में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी कम से कम 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो। बस मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 महीने का ही होना चाहिए, उससे पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं 10th क्लास 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स और हैं वो सारे जो मांग रखे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर। 30 सितंबर को रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ये वैकेंसीज जो भी हैं उनके लिए। और इसमें लिख रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट to avoid the possibility of disconnection or inability of failure to log in on account of heavy load on the website during the closing date। यानी कि लास्ट डेट से पहले ही आपको फ़ोन अप्लाई कर देना है और अदरवाइज कई बार साइट काम नहीं करती लास्ट डेज में आकर। नंबर 10 पॉइंट पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज के छूट दे रखी है, जैसे SC ST को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, ST कैटेगरी को नहीं देनी, एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी। इन तीनों को एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दे रखी है, इनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। फ़ीस पे करने की लास्ट डेट वो सेम है 30 सितंबर। अगर आप चालान से फ़ीस पे करते हो तो चालान करने की 2 अक्टूबर ये लास्ट डेट रहेगी। 2 अक्टूबर तक आप चालान से फ़ीस पे कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करते हो तो 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फ़ीस जमा करवाने की। इसके बाद करेक्शन विंडो का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी, फॉर्म अप्लाई करते टाइम करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 10, 11, 12 अक्टूबर 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी अवेलेबल रहेगी अगर आपने कुछ फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स कर दी है तो। ठीक है, 1 टाइम करेक्शन विंडो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सिर्फ एक बार ही आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा बाकी डिटेल्स ये बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं और इसमें एक पॉइंट लिख रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट राइट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अलोंग विद नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ द एग्जामिनेशन वाइल एड्रेसिंग एनी कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो कि मेल के थ्रू या कुछ भी, अगर आपको क्वेरीज हैं और आप CISF में इस रिक्रूटमेंट यूनिट में कांटेक्ट करते हो तो आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स उसमें लिख के भेजनी पड़ेगी। आपने किस मेल आईडी से फॉर्म फिलअप किया था, कौन से मोबाइल नंबर दिए थे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका नाम क्या, आपके मोबाइल नंबर क्या, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। और एडमिट कार्ड वगैरह जो आएंगे वो आपको CISF की ऑफिशियल साइट पर मिलेंगे और वो है CISFrecruit.CISF.gov.in, CISFRECTT.CISF.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
ठीक है, और आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करने हैं। फर्दर इसके लिए आपके हेल्पलाइन नंबर भी इश्यूज किए, अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आते तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है 011-24366431 या फिर 24307933, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। वर्किंग डेज में आप मॉर्निंग 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ पर कॉल कर सकते थे। अगर आपको कोई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई इशू है या फिर कोई भी किसी भी स्टेज पर आपको कोई इशू आता है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें लिखा कि इन एडिशन टू द एडमिट कार्ड इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ प्रिंटेड ऑन द डेट ऑफ बर्थ सच एज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। यानी कि आप एग्जाम देने जाओ, जब आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है और एक ID लेके जानी है जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मेंशन हो उसके ऊपर। वो एक ID प्रूफ आपको लेके जानी है। जिसकी ID प्रूफ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन ना हो वो ID प्रूफ आपका नहीं चलेगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। बात करते हैं मैन, और वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला आपका होगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। ये तीनों आपसे करवाए जाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी की जाएगी। PET बात करते हैं, PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए कैंडिडेट हैव टू रन 5 किलोमीटर रनिंग इवेंट इन 24 मिनट्स। आपको 24 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है सभी कैंडिडेट्स को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें रनिंग होगी 5 किलोमीटर की, टाइम दिया जाएगा 24 मिनट्स का, आपको वो करना है कंप्लीट। जो कैंडिडेट PET क्वालिफाई करता है उनको PST में अपीयर होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। कैंडिडेट हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट एंड PET, सबसे पहले हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद PT होगा, उसके बाद आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले हाइट मापी जाएगी आपकी, फिर आपका जो रनिंग करनी है 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, उसके बाद आपकी स्टार्ट होगा PST। इसमें यानी कि हाइट होगी 170 आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट होनी चाहिए 80 to 85, यानी कि 80 एन एक्सपेंडेड और एक्सपेंशन के साथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। उसके अलावा हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो हिली एरियाज़ के जो पर्सन हैं उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है। नॉर्मल हाइट 170 होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का प्रोविजन दे रखा है, जो हिली एरिया से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी है उनके लिए अलग से दे रखे 162.5 सेंटीमीटर हाइट का प्रोविजन इसके अंदर दे रखा है। इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, वो है कि PET एंड PST विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। PET और PST क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। जो कैंडिडेट PET और PST क्वालिफाई करता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसमें 10th क्लास 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नेम, एजुकेशन जो आपने फॉर्म में फिलअप किया सारा डाटा इसमें मैच किया जाएगा। डोमिसाइल स्टेट के, जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो उस स्टेट की डोमिसाइल भी आपके पास होनी चाहिए, ये इसमें ध्यान रख के चलना है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर। इसके बाद आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड एग्जाम, जो कंप्यूटर एग्जाम है वो आपका लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम एकदम लास्ट में होगा इसमें, ठीक है। अब डिटेल में बात करते हैं रिटर्न एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। रिटर्न एग्जाम हो गया तो OMR पे हो गया, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं डिटेल में, तो सबसे पहले पार्ट A जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट B जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट C एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। एंड पार्ट D इंग्लिश और हिंदी, ऑप्शनल है इंग्लिश और हिंदी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और टाइम अलॉटेड होगा वो 120 मिनट्स का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिख रखा है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो, तुक्के मार सकते हो इसके अंदर। एग्जामिनेशन डेट है वो आपको CISF की जो रिक्रूटमेंट जो साइट है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही डेट आती है। तो साइट है CISF RECTT.CISF.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है,
ठीक है, यहाँ से आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, वो जो 12th में जो साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड से आपसे पूछे जाएंगे। 12th साइंस का जो सिलेबस है उसके बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, टैटू वगैरह का सारी चीज़ चेक की जाएंगी, और ये मोड ऑफ सिलेक्शन सारी डिटेल दिखा रखी है। लास्ट में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो रिटन एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का होगा उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो स्कोर कार्ड के बेसिस पर रहेगा। जितने स्कोर कार्ड आप मिलते हैं आपको मेरिट लिस्ट में, जो रिटन एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। बाकी आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके इसमें बता रखी, कोई भी डाटा इनकरेक्ट डाटा फिलअप नहीं करना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, और साथ में 2 फोटोज़ लेके भी जानी है एग्ज़ाम के टाइम। और एक क्वेरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, जो आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वर्किंग डेज में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दिखा रखी हैं, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है। इसके बाद ये दिखा कर ऑनलाइन जो अप्लाई करना उसका प्रोसीजर दिखा रखा है, और इसके लिए आपके खुद के मोबाइल नंबर और खुद के मेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन जो आगे होगी वो एसएमएस थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कब आपका पीईटी का एग्जाम आ रहा है, कब पीएचडी का एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको एसएमएस और मेल के थ्रू बताई जाएंगी। ये लिंक है, ये सेव करके रखना, CISFREC.CISF.gov.in। यहाँ पर सारी डिटेल्स मिलेगी। यहीं पे जाके आपको स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर वगैरह डालने हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर बता रखा क्या क्या डिटेल्स आपको इसके अंदर फिलअप करनी है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेव रखना है फ्यूचर के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद कंप्लीट डिटेल्स जैसे हम फिलअप करते तो उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको सेव कर लेनी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपसे मांगी जाएगी। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद सॉफ्ट कॉपी आप सेव कर लेनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट दिखा रही है, किस फॉर्मेट में आपकी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। BCA, BCB, SC, EWS सभी के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग बता रखी है, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एकदम लास्ट में जो चीज़ बता रखी है वो दे रखा है कि जो नक्सल एरियाज किस स्टेट के अंदर, जहाँ कुछ जैसे हमने वैकेंसीज देखी थी स्टेट और यूटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर नक्सल एरियाज़ का ऑप्शन भी था, नक्सल और मिलिट्री एरिया। तो उसमें बता रखा है जैसे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल और मिलिट्री एरिया था, तो वो जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के जहाँ पर नक्सली एरिया है। आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल एरिया के अंदर आता है। इस हिसाब से जिस जिस स्टेट में नक्सल एरिया था वहाँ पे टोटल सारी डिटेल्स बता रखी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स और यूटी है, इसमें सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके, वो नक्सल एरिया के अंदर आते हैं। बाकी जो ये टोटल 38 ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं जो नक्सल एरिया के अंदर आते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ये था डिटेल्ड नोटिस CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन सिंपल 12th क्लास मांग रखे, 12th विद साइंस के लिए। ठीक है, टोटल 1100 प्लस वैकेंसीज दे रखी है इसके अंदर। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 सितंबर रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हो, 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर देते इन वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 31 सितंबर से, और यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन कर रखा है 31 सितंबर से स्टार्ट है, 30 सितंबर इसकी, 31 अगस्त से स्टार्ट है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। ठीक है, 1100 प्लस ये वैकेंसीज हैं। सिंपल 12th क्लास बेसिस पर ये वैकेंसीज दे रखी है। अलग अलग स्टेट और ड्यूटीज़ के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी है, अलग अलग कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन CISF की तरफ से। फर्दर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।